हेलो ट्वेल्थ क्लास। आपकी कविता नंबर 9 जिसमें रुबाइया और गज़ल है जिनके कवि है फिराक गोरखपुरी। अब हम पहले कवि परिचय पढ़ते हैं। इनका मूल नाम है रघुपति शाह फिराक। जन्म इनका 28 अगस्त सन 1896 गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। शिक्षा रामकृष्ण की कहानियों से शुरुआत, बाद की शिक्षा अरबी, फारसी और अंग्रेजी में। 1917 में डिप्टी कलेक्टर के पद पर चयनित, पर स्वराज आंदोलन के लिए 1918 में उन्होंने पद त्याग दिया। 1920 में स्वाधीनता आंदोलन में हिस्सेदारी के कारण 1.5 वर्ष की जेल। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक रहे। इनको जो सम्मान मिले वह गुले नगमा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड। महत्वपूर्ण कृतियाँ मतलब उनकी कौन कौन की रचनाएं हैं? गुले नगमा, बज़्म ज़िंदगी, रंगे शायरी, उर्दू गज़ल गोई। और इनका निधन हुआ सन 1983 में। 1896 में जन्म और 1983 में इनकी मृत्यु हो गई। अब तुमसे रुखसत होता हूँ, आओ संभालो साजे गज़ल। रुखसत होना मतलब मिलना है ना। नए तराने छेड़ो, मेरे नगमों को नींद आती है। उर्दू शायरी का बड़ा हिस्सा रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता से बंधा रहा है, जिसमें लोक जीवन और प्रकृति के पक्ष बहुत कम उभर पाए हैं। नज़ीर अकबराबादी, इल्ताफ हुसैन हौली जैसे जिन कुछ शायरों ने इस रिवायत को तोड़ा है, उनमें एक प्रमुख नाम फिराक गोरखपुरी का भी है। फिराक ने परंपरागत भावबोध और शब्द भंडार का उपयोग करते हुए उसे नई भाषा और नए विषयों से जोड़ा। उनके यहाँ सामाजिक दुख दर्द व्यक्तिगत अनुभूति बनकर शायरी में ढला। इंसान के हाथों इंसान पर जो गुजरती है, उसकी तल्ख सच्चाई मतलब थोड़ी सी सच्चाई और आने वाले कल के प्रतीक उम्मीद, दोनों को भारतीय संस्कृति और लोक भाषा के प्रतीकों से जोड़कर फिराक ने अपनी शायरी का अनूठा महल खड़ा किया है। उर्दू शायरी अपने लाक्षणिक प्रयोगों और सुस्त मुहावरदारी के लिए विख्यात है। शेर लिखे नहीं जाते, कहे जाते हैं, यानी एक तरह का संवाद प्रमुख होता है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि दो जने बातें कर रहे हो शेर के अंदर। मीर और गालिब की तरह फिराक ने भी कहने की शैली को साध कर आम आदमी या साधारण जन से अपनी बात कही है। प्रकृति, मौसम और भौतिक जगत के सौंदर्य को शायरी का विषय बनाते हुए कहा, दिव्यता भौतिकता से पृथक वस्तु नहीं है, जिसे हम भौतिक कहते वही दिव्य है। फिराक की रुबाई में हिंदी का एक घरेलू रूप दिखता है। भाषा सहज और प्रसंग भी सूरदास के वात्सल्य वर्णन की सादगी को याद दिलाता है। मुझे चांद चाहिए मैयारी में चंद्र खिलौनों ले, जैसे भी आज भी उन बच्चों के लिए मन लुभावन खिलौना है जो वातानुकूलित कमरों में बंद नहीं रहते, छत पर छटाई बिछाकर सोते तथा चंदा मामा के नदिया किनारे उतरने और कल्पित दूध भात खाने की कल्पना से निहाल हैं। मामा भी तो एक साक्षात खिलौना है बच्चों का, खासकर उन बच्चों का जिनके जीवन में महंगे खिलौने भले ही नहीं हो, पर जो चंद्र आभा रिश्तों का मर्म समझते हैं। एक कठिन दौर ये है, घर लौट बहुत रोए माँ बाप अकेले में, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। मतलब ये जो रुबाइयों में है पूरा एक चांद को लेकर एक छोटे बच्चे को लेकर लिखा गया। तो उसमें ये लिखा गया जिन बच्चों को खिलौने महंगे होते तो नहीं मिल पाते, तो उनके लिए चंदा मामा एक खिलौने के रूप में। एक किन बच्चों के लिए? जो बच्चे रात में छत पे सोते, क्योंकि छत पे सोएंगे तो ही चंदा मामा दिखेगा, इसलिए उनको देखकर ही चंदा मामा को, मतलब चंदा मामा आएंगे दूध भात खिलाएंगे या फिर खिलौने लाएंगे। तो ये कल्पना मात्र बच्चों को रोमांचित कर देती है। और लोका देना, घुटनियों से लेकर कपड़े पिनाना, गैसों में कंघी करना, रूपवती मुकड़ा, नर्म दमक, जिद बाबा बालक, रस की पुतली, ये कुछ विलक्षण प्रयोग है हिंदी, उर्दू और लोक भाषा के अनूठे गठबंधन के, जिसे गांधी जो हिंदुस्तानी के रूप में पल्लवित करना चाहते थे। माँ हाथ में आईना देकर बच्चे को बहला रही, देख आईने में चांद उतर आया, चांद की परछाई भी चांद है, कल्पना की आंख का भला क्या मुकाबला। रूपवती मुकड़े पे नर्म दमक लाने के लिए छठे समाज से
पर्व त्योहार पर ही सही कुछ नन्ही फरमाइशें भी पूरी कर दी जाती है। दिवाली में चीनी मिट्टी के खिलौने, राखी में बिजली की तरह चमक रहे लच्छे। रक्षाबंधन एक मीठा बंधन है। रक्षाबंधन के कच्चे धागों पर बिजली के लच्छे हैं। सावन में रक्षाबंधन आता है। सावन का जो संबंध चीनी घटा से, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध भाई का बहन से है। तो ये सब इसमें समझाया गया, आगे हम रुबाइयों में पढ़ेंगे। फिर इसमें पाठ में फिराक की गजल भी शामिल है। रुबाइयों की तरह ही फिराक की गजलों में भी हिंदी समाज और उर्दू शायरी की परंपरा भरपूर है। इसका अद्भुत नमूना ये गजल है। ये गजल कुछ इस तरह बोलती है जिसमें दर्द भी है, शायर की ठसक भी है और साथ ही है काव्य शिल्प की वह ऊंचाई जो गजल की विशेषता मानी जाती है। पहली है अपनी रुबाइया। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी हाथ पे झुलाती है उसे गोद भरी। समझ में आ गया। एक माँ अपने छोटे बच्चे को अपने हाथ में लिए एक आंगन में खड़ी हुई उसे गोद में झूला झुला रही है। रह रह के हवा में जो लोका देती है, गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की हंसी। समझ में आ गया। ऐसे गोदी में थोड़ा थोड़ा ऊपर कर रही है, ऐसे हवा में उठा रही है, तो जैसे ही वो उसको ऐसे ऊपर करे तो बच्चा क्या हो रहा है, खिल खिल कर हंस रहा है जोर जोर से। तो इसका पहले का अर्थ ये है कि माँ अपने बच्चे को आंगन में लेके खड़ी है और आंगन में अपनी ऐसे हाथों में ऐसे लेके खड़ी है कि थोड़ी थोड़ी देर में उसको हवा में झोंका दे रही, झूला दे रही। और जब वो ऊपर जाता है, नीचे वापस आता है, तो बच्चा भी क्या करता है, खिल खिलाकर हंसता है। नहला के छलके निर्मल जल से उलझे हुए केसुओं में कंघी करके किस प्यार से देखता है बच्चे मुंह को जब घुटनियों में लेके है पिनाती कपड़े। मतलब इसमें छोटे बच्चे के बारे में बताया कि उसको जब हम छोटे छोटे बच्चे को नहलाते हैं मस्त निर्मल जल से, यानी कि स्वच्छ पानी से, फिर उसके उलझे हुए बालों में हम जो गेसुओं में यानी कि बालों में कंघी करते हैं, फिर वो बच्चा हमें बहुत प्यार से देखता है क्योंकि हम उसके नन्हे नन्हे हाथों और घुटनों में हम कपड़े पहनाते हैं, कंघी करते, तो वो बच्चा बहुत प्यार से अपनी माँ को निहारता रहता है क्योंकि उसे उसका माँ का स्पर्श बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दिवाली की शाम घर पूते और सजे चीनी के खिलौने, जगमगाते लावे, वो रूपवती मुकड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब दिवाली की शाम आती है, यानी कि दिवाली के दिन आते, तो हम लोग साफ सफाई करते, घर को पोतते, रंग रंगाई करते, मतलब बहुत सजाते हैं। और छोटे बच्चों के लिए उसमें देखने लायक क्या होता है कि चीनी के खिलौने, आप समझते हो ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो विभिन्न आकृतियों के आते खाने के, शक्कर के बने हुए, तो वो उनको ही बच्चों को वही प्यारे होते हैं। और एक मतलब एकदम रूपवती यानी चांद से मुकड़े पे मतलब एकदम वो जो दिए जलते हैं, तो उसमें वो बच्चे जो खुश होते हैं फटाकों से, वो सब दिखता है क्योंकि बच्चों के लिए तो वही सब दिवाली है, मतलब जो खिलौने और वो सब मिले। तो आंगन में ठुनक रहा है जिद आया, ये बालक तो है चांद पे ललचाया, दर्पण उसे देख के कह रही है माँ देख आईने में चांद उतर है। मतलब बच्चा आंगन में खेल रहा है, उसे चांद दिख जाता है तो वो जिद करता है कि मुझे तो ये खिलौना ही चाहिए, खिलौना ही चाहिए। तो फिर माँ क्या करती है, उसको कांच में उसका चेहरा दिखाती है और बोलती है कि देख चांद देख धरती पे उतर है, ये तेरे पास आ गया खिलौना, देख देख। ऐसे बच्चे को फिर बहलाती है, जैसे तैसे बच्चे को समझाती है क्योंकि चांद का खिलौना तो अब ला नहीं सकते। जैसे कृष्ण भगवान ने भी चांद को देखकर बोला था ना, मैया मैं तो यही खिलौना लेऊंगा, मतलब मुझे तो यही खिलौना चाहिए, चांद ही चाहिए। तब चांद का खिलौना तो हो नहीं सकता। तो फिर उस टाइम भी जसोदा माँ ने कृष्ण भगवान को समझाया था और यहाँ पे भी माँ उसे दर्पण में चांद दिखाकर समझा रही है। रक्षाबंधन की सुबह रस की पुतली छाई है, घटा गगन की हल्की हल्की, बिजली की तरह चमक रहे लच्छे, भाई है कि बांधती चमकती राखी। मतलब रक्षाबंधन कब आता है, श्रावण मास में। और श्रावण मास में क्या होता है, बारिश का टाइम होता है, तो मतलब जब बादल गरजते तो बिजली की चमक होती है। उसी तरीके से जो राखी होती है वो भी क्या होती है, जो उसका लच्छा होता है वो बहुत चमकदार होता है, फिर उसके ऊपर जो राखी होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। और बादल की तरह बहन भाई को राखी बांधती है और भाई बहन को रक्षा का वादा करता है। तो इसी तरह का मतलब बारिश के मौसम के जैसा ही रक्षाबंधन का त्योहार भी होता है। ठीक है, ये थी रुबाइयाँ। अब हम पढ़ते गजल। ये भी फिराक गोरखपुरी द्वारा लिखित है। नौरस गुच्छे पंखड़ियों की नाजुक गिरे खोले है,
या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले है। नौरस मतलब नई नई कलियां, जब क्या आता है, जब बागीचे में नए नए पौधों पर नई नई नाजुक नाजुक पंखुड़ियां आती है, आपको पता ही होगा, देखा होगा, एकदम फूल खिलने से पहले, तब वो जो जैसे ही सुबह होते ही वो फूल कलियां खिलती और फूल बनने लगती है तो चारों ओर महक बिखेरने लगती। मतलब इसमें ऐसा कहा है कि जब वो पंखुड़ियां खिलती तो ऐसा लगता है कि खुशबू अपने पंख लगाकर उड़ने को तैयार है। उड़ने का मतलब पूरे बगीचे में फैलने को तैयार है। क्या? खुशबू, उन जो फूल है उसकी खुशबू सब जगह फैलने को तैयार है। फिर दूसरा है, तारे आंखें झपकावे है, जरा जरा सोए है, तुम भी सुनो हो यारो, शब में सन्नाटे कुछ बोले है। सब मतलब रात्रि में, जब रात होती है तो तारे कैसे टिमटिमाते हैं आकाश में, ऐसा लग रहा है कि अभी वो सोने को, जरा जरा सोए मतलब थोड़े थोड़े सोने को, क्योंकि थोड़ा थोड़ा देर से टिमटिमाते हैं, इसलिए तुम रात के सन्नाटे में तुम भी सुनो उनकी कुछ पुकार, यानी कि वो कुछ कहना चाहते हैं, जो उनके अंदर जो दर्द है। तो ये सब फिराक गोरखपुरी ने एक आम आदमी को लेके ही कहा है कि भाई सारा का सारा दुख दर्द लोगों को रात के सन्नाटे में ही याद आता है, इसलिए तुम भी उनके रात के सन्नाटे में उनके दुख को सुनो। तीसरा है, हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला है, किस्मत हमको रो लेवे, हम किस्मत को रो लेवे। समझ में आ गया, क्योंकि हम टोकते रहते पता नहीं कैसी किस्मत मिली है, और किस्मत बोलती पता नहीं कैसा आदमी मिला है जिसके यहाँ मैं चली गई। तो इसमें यही कहा गया कि किस्मत हमको रोती है और हम किस्मत को रोते हैं। हम बोलते ही रहते हैं ना भाई पता नहीं क्या किस्मत करके है, और किस्मत बोलती है पता नहीं किस आदमी के पास मुझे भेज दिया है। तो इस तरीके से इसमें ये है। फिर चौथा है, जो मुझको बदनाम करे है, काश वे इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले या अपना पर्दा खोले। ये बात तो सही है कि यदि तुम मेरी बुराई करोगे तो तुम्हारी बुराई भी तो होगी, क्योंकि तुम्हें मेरे राज पता है, तो तुम दूसरों को बता रहे हो, तो ये तो गलत चीज है ना। आगे वाला तो यही सोचेगा कि कैसा इंसान, इसको इसकी बात पता है, ये बता रहा, तो फिर तुम्हारा पर्दा भी खुल जाएगा कि तुम भी वैसे ही होगे, इसलिए उसकी बात सुनी होगी, इसके साथ होगे। इसलिए तुम यदि मुझे बदनाम करोगे, तुम खुद भी बदनाम होगे, तुम मेरा पर्दा खोलोगे तो तुम्हारे राज भी दुनिया के सामने आ ही जाएंगे। ये कीमत भी अदा करे हम बदू रस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले। इसमें मतलब प्रेमिका के बारे में बता गया कि भाई मैंने बहुत होशो हवास में तुझसे प्रेम किया था और उसकी हम कीमत भी अदा कर रहे, क्योंकि हम जितना तेरे को सोचते हम तेरे दीवाने हो रहे, इसलिए हमने सौदा मतलब जो प्रेम का सौदा किया था, तेरे से प्रेम किया था, तो अब तेरे से और ज्यादा हम तेरे दीवाने हो रहे, मतलब तेरे में खो रहे, तेरे में पागल हो रहे। ऐसा तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रो ले। मतलब मुझे हमें पता है, अदब का मतलब मुझे सब पता है कि तुम्हें मतलब गम है, मैं जैसे मैं तुमसे नहीं मिलता हूँ, तुमसे बातें नहीं करता, तो मुझे पता है कि तुम्हें गम है, लेकिन मुझे कुछ दुनिया का भी ख्याल है, क्योंकि कुछ लोगों की भी मर्यादा है कि भाई हम ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं कर सकते, इसलिए मैं भी अपना दर्द छिपा कर चुपके चुपके रो लेता हूँ कि मैं भी अपना दर्द छिपा लाऊं। हाँ, हम नहीं मिले, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, दो लोग प्रेम करते हैं लेकिन नहीं मिल पाते, क्योंकि दुनिया को ये एक्सेप्ट नहीं होता है, तो इस कारण तो ख्याल, फिर मर्यादा का ख्याल भी रखना पड़ता है ना, कि भाई ये लड़की, इसकी इज्जत न चली जाए, फिर हमारी फैमिली वाले एक्सेप्ट नहीं करते। तो इस तरीके से मुझे तुम्हारे दुख का ख्याल भी है, लेकिन कुछ मर्यादा है कि मैं तुमसे मिल नहीं पाता या तुम्हारे साथ नहीं हूँ, लेकिन मैं भी अपने दर्द के मारे चुपके चुपके रोता रहता हूँ। फितरत का कायम है तवाजुन, आलमे हुस्न इश्क में भी उसको उतना ही पाते खुद को जितना खोले। मतलब फितरत यानी कि भगवान का भी यही नियम है कि तुम जितना वो होगे उतना पाओगे, ये कहावत है ना। तो उसी तरीके से तुम जिसको जितना तवज्जो दोगे तुम्हें वापस उतना ही मिलेगा। तुम किसी से प्यार से पेश आओगे तो तुम्हें सामने से वापस प्यार मिलेगा, लेकिन तुम जैसा जिसके साथ होगे तुम्हें वापस भी वैसा ही मिलेगा, इसलिए जितना खोगे उतना ही पाओगे। ठीक है। आबो ताब आसान न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बैतों की दमक है या मोती रोले हैं। बैतों मतलब शायरी है ना, जो ये गजल लिखी गई। तुम्हें भी पता है कि हमने ये गजल क्यों लिखी है, क्योंकि तुम्हारे भी आंखें हैं, तुम भी जानते ही हो कि गजलें कब लिखी जाती है या शायरी कब लिखी जाती है, शेर कब लिखी जाती है, जब कोई इंसान बहुत दर्द में होता है। क्योंकि हम बहुत दर्द में थे तब ये शेर और शायरी
हमने लिख लिया, इसलिए तुम्हारे पास भी आके इसलिए तुम सब कुछ जानते हो। ऐसे में तू याद आए अंजुमने मय में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुना जग खोले। रिंदो मतलब शराब, मतलब रात में जब भगवान लोग सब लोगों के गुनाहों का अध्ययन करने बैठते ना कि आज किस आदमी ने कितना गुनाह किया, तो उस लेखा जोखा भगवान रखते ना, रात के समय ही रखते। ऐसे टाइम में तुम भी जब हम शराब की महफिल में बैठे तो तुम हमें बहुत याद आते हो। ठीक है, इसका ये पॉइंट है। फिर लास्ट है, सदके फिराक एजाज सुकन के कैसे उड़ा लिए आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। ये फिराक गोरखपुरी अपने खुद के बारे में बोल रहे कि लोग ये बोलते हैं कि फिराक जी की गजलें पढ़कर हमें सुकून मिलता है, बहुत ही शांति मिलती है, उनकी गजलें बहुत अच्छी होती है। ऐसा लगता है कि किसकी गजलें? मीर की गजलें। मीर एक बहुत प्रसिद्ध गजलकार थे, तो उनकी गजलों के साथ उनकी तुलना कर रहे कि तुम्हारी गजलें भी हमें इतना सुकून देती है कि ऐसा लगता है कि मीर की गजलें ही हैं। तो ये गजल 3 सब के बारे में आपको समझ में आ गया कि बहुत इजी है, आप अच्छे से कर लोगे। नहीं समझ में आए तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। और इसको करना जरूर, एग्जाम में पूछी जाती है एक आध। ये इसके अभ्यास प्रश्न है, ये शब्दार्थ है, आप देख लेना और अच्छे से कर लेना। थैंक यू।